Zainul Arfin from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. तो आज हम आपकी बुक का पढ़ेंगे chapter number 5 that is about cell cycle. So reproduction is one of the most important aspects of every living being's life. For some, passing their genes on to the next generation is the only purpose of life. When a baby is born, have you noticed how fast they grow up? Like you can see a visible difference in just a few weeks. Have you thought why you grow up fast in your teen years and then stop growing in height at a certain age? There is a scientific explanation for these questions. And that explanation is cell cycle. और यही है आपकी बुक का चैप्टर जो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे. सेल साइकिल का मतलब है सेल की पूरी लाइफ, फ्रॉम द बिगनिंग टू द पॉइंट वेयर इट रिप्रोड्यूसेस एंड मेक्स न्यू सेल्स. जी हाँ, और सेल्स कैन रिप्रोड्यूस और हम उसे सेल डिवीजन कहते हैं. सेल डिवीजन बहुत ही ज़रूरी है इन एवरी लिविंग बीइंग्स लाइफ बिकॉज इसके बगैर इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस. It is impossible to give birth to new individuals. In simple words, life continuation completely depends on the ability of the cell to reproduce or divide. Cell division जो है वो सेल की लाइफ का एक पार्ट है, जबकि its entire life collectively is called cell cycle. अब सेल साइकिल की जो actual definition है, that is, cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. अब cell cycle के दो phases हैं. First one is interphase and the second one is mitotic phase. M phase is short जबकि interphase is very long क्योंकि interphase में सेल तैयारी कर रहा होता है सेल डिविजन की. इंटरफेज में होता ये है कि सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है और आगे इंटरफेज भी जो है वो 3 पर्टिकुलर फेजेस में डिवाइडेड है और वो हैं G1, S phase एंड G2 phase. G1 को हम फर्स्ट कैप कहते हैं, S phase में सिंथेसिस होती है और G2 phase इज कॉल्ड सेकेंड गैप. अब हम G1 फेज़ को डिटेल में देख लेते हैं. अब सेल जो है वो अपनी लाइफ हमेशा G1 फेज़ में स्टार्ट करता है और जो मेजर इवेंट्स होते हैं G1 फेज़ में वो कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले जो है वो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो उनका नंबर इंक्रीज़ होता है. यानी सेल उस टाइम पे अपनी प्रोटीन्स बना रहा होता है जो उसकी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. उसके बाद सेल क्या करता है कि अपने नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़ को इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसको वर्किंग के लिए ज़्यादा ऑर्गेनेलीज़ चाहिए. फिर सेल साइज़ में बड़ा होता है क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, प्रोटीन्स आ गई, ऑर्गेनेलीज आ गई, तो उसका साइज़ भी बढ़ना चाहिए. फिर क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम्स. वो एंजाइम किस लिए चाहिए? वो नेक्स्ट फेज़ के लिए चाहिए, दैट इज़ द एस फेज़, कि उसमें सिंथेसिस होनी है पर्टिकुलर चीज़ों की. उसके लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो सेल G1 फेज़ में सिंथेसाइज कर लेता है. फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास एस फेज़. Cell duplicates its chromosomes in the S phase. Normal chromosome structure में एक long arm होता है और एक short arm और center में एक centromere, और जबकि duplicated में 2 long arms होते हैं और 2 short arms होते हैं और एक पार्ट को कहते हैं क्रोमेटिड और डुप्लीकेटेड में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. यानी कि पहले इनिशियली दैट इज़ 1 क्रोमेटिड विद 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट आर्म, लेकिन जब डुप्लीकेट हो जाए तो वो सेम चीज़ रिपीट हो जाती है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और उसके 2 लॉन्ग आर्म और 2 शॉर्ट आर्म्स हो जाते हैं. अब एस फेज़ में क्रोमोसोम्स तो डुप्लीकेट हो गए. अब उसके पास नेक्स्ट फेज़ आ जाता है हमारे पास G2 फेज़. तो G2 फेज़ में सेल ने प्रोटीन्स बनानी होती हैं. कौन सी वाली प्रोटीन्स? जो उसे माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं. अब माइटोसिस में मेजरली जो काम हो रहा होता है जनरेशन का, सबसे पहले वो ये होता है कि स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो G2 फेज़ में सेल वो वाली प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज कर लेता है. अब G2 फेज़ के बाद जो है वो क्या होता है कि सेल माइटोटिक फेज़ में चला जाता है और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. लेकिन ऐसा भी होता है कि सेल्स हु डू नॉट डिवाइड एनी फर्दर आइदर टेम्परेरली और परमानेंटली एंटर अनदर स्टेट, जिसे हम कहते हैं क्वेसेंस, और हम उसको G0 फेज़ भी कहते हैं कि वो एक रेस्टिंग स्टेट है सेल की कि जिन सेल्स ने डिवाइड नहीं करना, वहाँ पे स्टॉप करना है, रेस्ट करना है, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं. इसका मतलब है कि इट्स अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. इस स्टेट को सेल साइकिल अरेस्ट भी बोलते हैं
और इस फेज़ को G0 फेज़ कहते हैं इन एक्चुअल टर्म्स। अब ये फेज़ जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के सेल में होता है और सेल्स जो हैं वो G1 फेज़ के बाद ही G0 फेज़ में चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने माइटोसिस नहीं करनी, तो G1 पे सेल साइकिल अरेस्ट होता है और सेल जो है डायरेक्ट चला जाता है G0 में। अब रीज़न ये है कि सेल ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन्स वगैरह सारे तो बन चुके होते हैं G1 फेज़ में, सेल ग्रो भी कर चुका होता है G1 फेज़ में, तो उसके बाद इट कैन स्टॉप देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन पीस। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली डिवाइड नहीं करते, वो एक दफ़ा सिंथेसाइज हो जाते हैं तो वो फ़ौरन से G0 फेज़ में चले जाते हैं। उन सेल्स की एग्जांपल्स हैं न्यूरॉन्स एंड कार्डियक सेल्स, क्योंकि एक दफ़ा जब मैच्योरेशन आ जाती है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ देम टू डिवाइड फर्दर एंड इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गन। फिर आते हैं सेमी परमानेंट, यानी वो सेल्स जो कभी तो रेस्टिंग स्टेज में जाते हैं और कभी नहीं जाते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द टाइम कि उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसकी एग्जांपल्स हैं लिवर्स एंड किडनी। फिर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टिंग स्टेट में जाते ही नहीं हैं। तो वो सेल्स कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स, यानी कि हमारी स्किन, हम कंटिन्यूसली अपनी डेड स्किन जो है उसको शेड करते रहते हैं और नई स्किन से वो रिप्लेस होती रहती है हमारी स्किन। तो इसलिए एपिथेलियल सेल्स दे कैन नॉट गो इनटू द G0 फेज़। तो इस तरह ये सारे के सारे फेजेस मिल के इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो सेल डिवीजन का होता है, यानी इसके बाद सेल माइटोसिस में चला जाता है।